Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again with the history subject class 9 pastoralist in the modern world. बहुत कुछ पढ़ा हमने. कैसे पढ़ा हमने? ये इंडिया के बारे में पढ़ा, ज्योग्राफी में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, सिविक्स में हमने पढ़ा, हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा. क्या कभी हमने ये पढ़ा कि ये जो कैटल वगैरह जो ग्रेस कराते हैं, जो कैटल्स के साथ रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑलवेज हम उन्हें देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं. कोई पर्टिकुलर घर नहीं है उनका, कोई परमानेंट एरिया नहीं है, परमानेंट घर नहीं है जहां वो रहते होंगे. एक जगह से दूसरी जगह, जिनको गडरिये भी बोलते हैं हम और नोमैडिक भी बोलते हैं. नोमैडिक का वही मतलब होता है पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस मूव टू अर्न देयर लिविंग. अपना घर चलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. वो एक जगह कहीं भी कि वो ही उनका एरिया या वो ही उनका घर है ऐसा नहीं होता है. तो हम उनके ही बारे में आज पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. इन द मॉडर्न वर्ल्ड बोलता है अभी जो जनरेशन, अभी जो हम लोग हैं, जो अपने 20th सेंचुरी चल रही है, उसके बारे में बात हो रही है कि इस लाइफ में, इस एनवायरमेंट में वो कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमैडिक? द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस मूव टू अर्न देयर लिविंग. अपना घर चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. मगर वो घूमते किसके? अपनी फैमिली के साथ या अकेले? वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ, और साथ में उनका जो भी सामान होता है वो भी साथ में लेके जाते हैं. उनके एक पर्टिकुलर, अगर जैसे उन्होंने बफेलो या फिर कैमल या फिर काऊ या फिर किसी शीप और गोट की कैटलिंग का है उनका काम, तो वो क्या करेंगे? उन सबको इकट्ठा, सबको साथ लेके ही वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. कोई पर्टिकुलर उनका ऐसा नहीं है टाइम. ये टाइम जरूर होता है कि विंटर से समर, समर टू विंटर, वेदर को देख के ही वो चेंज होते हैं. क्योंकि एक टाइम पे जैसे विंटर में अगर उन्होंने कोई क्रॉप ग्रो किया है किसी एरिया में, तो वहां से अब बहुत ठंड पड़ रही है, वहां नहीं रह सकते, तो समर वाले एरिया में आ जाते हैं. फिर समर वाले एरिया में जो क्रॉप उनको बाजरा या मक्का, बाजरा वगैरह जो भी ग्रो करना है, उस टाइम वो उसको ग्रो करते हैं और फिर वापस से उसी जगह पे चले जाते हैं जहां से वो ऑलरेडी पहले ग्रो करने के लिए क्रॉप छोड़ के गए. साथ में अपने जितने भी कैटल है, उनके जितने भी जानवर होंगे वो भी साथ में रहेंगे, उनकी फैमिली भी साथ में रहेगी, उनका सामान भी साथ रहेगा. जो भी वो तंबू या टेंट बना के रहते हैं ना, परमानेंट घर नहीं होता उनका, टेम्परेरी होता है हमेशा. तो उन घरों में और उन घरों का सामान भी उनके साथ साथ ही चलता रहता है. So pastoralists they are people who breed and take care of animals. ब्रीडिंग से उनका घर चलता है, उनकी ब्रीडिंग से वो उसी को सेल करते हैं, और उसी एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट हो गए या फिर आप मान लीजिए घी हो गया, मिल्क हो गया, इन सब चीजों से ही उनका घर चलता है. उन्हीं को ही बेचते हैं और उन्हीं का ही यूज वो खुद भी करते हैं सरवाइव करने के लिए. वी विल लर्न their earning, their livelihood, their past, their migration, future, food, shelter. क्योंकि आज तक भी हमने इतनी डिटेल में कभी उनके बारे में उनको जानने की कोशिश ही नहीं करी. तो इस अब की बार क्या है, जो ये चैप्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए. कभी हमने कोशिश करी कि नॉर्मली हम ये देखें, हम देखते जरूर हैं कि बाहर ये जो चराते हैं शीप वगैरह, गोट वगैरह, उनको आप नॉर्मली आप छोटे होंगे तब से देखते चले आ रहे होंगे. इनफैक्ट उनको उठाने की भी कोशिश की होगी, मगर ये जानने की कोशिश की कि उनकी लाइफ कैसी है. ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे, वो कैसे अर्न करते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका पास्ट क्या था, वो पहले पास्ट क्या था उनका, माइग्रेशन वो क्यों करते हैं, उनका फ्यूचर क्या, आने वाला फ्यूचर क्या, फूड खाते क्या, उनका शेल्टर, उनका घर क्या है. ठीक है. इन दी माउंटेन्स, अब से शुरुआत कहां से कर रहे हैं हम? माउंटेन से कर रहे हैं. गुजर बकरवाल्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं. गुजर बकरवाल्स कहाँ रहते हैं? ये बेसिकली दे लिव्स एट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया ना, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में वो रह रहे हैं. हर्ड्स ऑफ बफेलो, बेसिकली मोस्टली ये लोग बफेलो के जो किसका करते हैं काम? बफेलो, जो इनका एनिमल है वो शीप गोट ना होके कौन है? बफेलोज. काउज भी होता है, सम टाइम्स काउज भी होता है, बट मोस्टली बफेलोज एंड ऑक्स.
स्टैब्लिश 19th सेंचुरी के आसपास ये लोग वहां पे स्टैब्लिश हुए थे जम्मू कश्मीर में, और वहीं जो मोस्टली जो ये गुजर बकरवाल हैं वो अब वहीं पे ही सेट हो गए। एट द टाइम ऑफ विंटर लिव्स इन लो हिल्स और शिवालिक रेंज। एट द टाइम ऑफ विंटर बहुत ठंड जब पड़ती है, जो लो हिल्स है ना, शिवालिक रेंज, देखो अगर वहां पे -10 है तो शायद शिवालिक में -1 या 2 होगा। ऐसी कंडीशन में, भाई उस कंडीशन से रहना है कि लो हिल्स में हम रहे सरवाइव करने के लिए, तो वो कहाँ रहते थे, विंटर के टाइम में रहते हैं लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज के, ठीक है। प्रोवाइड ड्राई फॉरेस्ट, देखो वहां क्या होता है कि फॉरेस्ट होता है, थोड़ी नहीं अच्छी ग्रीनरी होती है, और उनको उनके कैटल को खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया, जो ऊपर वाला एरिया जो ऑलरेडी बिल्कुल बर्फ से ढक चुका है, वहां बहुत ज्यादा ठंड है ना, तो पूरा बर्फ से ढक चुका है, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे दिन निकालने भी मुश्किल है। तो आप नीचे वाले एरिया में जहाँ लो हिल्स हैं वहां पे टाइम आपको ऐसा नहीं है कि वो इतना टफ टाइम है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंड है, ऑब्वियसली ठंड वहां भी है नॉर्थ में, मगर वहां पे आपको ग्रीनरी मिल जाती है, थोड़े फॉरेस्ट मिल जाते हैं ग्रीन, बजाय कि बिल्कुल स्नो कवर्ड एरियाज। एट द टाइम ऑफ अप्रैल मार्च टूवर्ड नॉर्थ फॉर देयर समर, मार्च मतलब चलना, मार्चिंग होती है ना, वो वाला मार्च है ये। तो अप्रैल के टाइम में वो वापस नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं अप्रैल के टाइम में। क्यों? क्योंकि अप्रैल के टाइम के बाद क्या होता है कि वहां पे जो स्नो वाला जो एरिया था, थोड़ा थोड़ा जब स्नो पिघलने लगती है तो वो लश ग्रीन हो जाती है वो जगह, और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन वाली ग्रास मिलती है वहां पे ना, छोटी छोटी जो प्लांट्स होते हैं, वो जो ट्रीज होते हैं, बुशेज होते हैं, तो काफी कुछ खाने को मिलता है। तो एक बार वहां पे चले गए, क्योंकि आप एक एरिया में जानवर को, आप मान लो एक प्लॉट है, उस प्लॉट में एक गाय को आप रोज चराने के लिए ले जाते हो, तो कभी ना कभी तो वो खत्म होगी ना वो जगह, कभी ना कभी तो उसकी ग्रीनरी, उसकी ग्रास, उसके प्लांट्स खत्म होंगे, तो वो जगह छोड़ के उनको वापस उस तरफ चले जाते हैं कि वो वापस वहां पे एरिया डेवलप हो जाता है, वापस ग्रीन होने में उसको भी टाइम लगता है 6 मंथ, तो वो भी ग्रीन हो जाता है। और इनका जो काम था, इन्होंने जो भी उस टाइम वो वहां पे छोड़ के गए थे अपने घर में, उसी एरिया में वापस चले जाते हैं, ठीक है। और इसी को पूरे को क्या बोलते हैं, काफिला। काफिला बोलते हैं ना, कई बार हम नॉर्मली भी यूज करते हैं। देखो लोगों का जो ग्रुप होता है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन से एक ग्रुप बनाओ, ऐसे नहीं झुंड, मगर कोई पर्टिकुलर रीजन से वो जा रहा हो या मार्चिंग कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं काफिला। ओके, देन क्रॉस पीर पंजाल एंड एंटर वैली ऑफ कश्मीर। क्रॉस करते हैं पीर पंजाल वाला एरिया और कहाँ पहुंच जाते हैं, कश्मीर में। शिवालिक से पीर पंजाल को क्रॉस करते हुए कश्मीर की तरफ। लश ग्रीन होता है, न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती है, वो एकदम ग्रीन हो चुका होता है, जो बर्फ है वो पिघल चुकी होती है और फ्रेश लीव्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या न्यूट्रिशियस वाली होगी ना, काफी हेल्दी होगी उनके कैटल्स के लिए, तो वो वहां वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट एक कैटेगरी की बात करें हम, गडी शेफर्ड्स। ये कौन होते हैं, गडरी होते हैं ना, उनके बारे में होते हैं। हिमाचल में सेम साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट बाय अप्रैल। देखो सेम साइकिल, वही सेम चीज है कि विंटर में वो थोड़े से लो हिल एरियाज में लो हिल एरिया में आते हैं, और जब वहां पे समर होता है तो वापस ऊपर की तरफ, वापस नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो साइकिल है वो बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी। हिमाचल में के रहने वाले हैं, बाय अप्रैल मूव टू शीप्स और गोट रखते हैं, ये बफेलो रखते थे, शीप्स एंड गोट रखते हैं। बाय अप्रैल मूव टू लाहौल टू स्पीति, ठीक है। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड स्नोई विंटर क्रॉप्स। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, वो समर वाला हार्वेस्ट तो उन्होंने वो वहां से निकाल रहे हैं, रीप कर रहे हैं, मगर क्या कौन सा कर रहे हैं, जो विंटर हार्वेस्ट है वहां का, वो वहां ग्रो करके छोड़ देंगे, फिर वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे समर वाले एरिया में नीचे की तरफ, फिर वहां से जब 6 महीने बाद उधर जाएंगे तो वहां पे उनको क्रॉप मिलेगी। काफी फायदे हैं ना ऐसे, तो ये चीज। और इनका बेसिकली क्या होता है, मैन ग्रेज कैटल जो है उनको चराना, उनको खिलाना पिलाना, बाहर का डेली का काम, उनका ध्यान रखना, ये कौन करते हैं, मैन करते हैं। वुमेन गोज मार्केट विद पॉट्स ऑफ मिल्क, घी, बटर, मिल्क, घी, बटर, मिल्क, दूध, दही, छाछ जो भी है उनको सेल करने का काम कौन करते हैं, वुमेन करती है। वो अपने सर पे लेके जाती है, एक पॉट होती है, एक पॉट होता है पर्टिकुलर, पॉट्स पे पॉट होते हैं, और कुछ उनके बैग्स होते हैं
चमड़े के बैग्स होते हैं वो लेदर वाले, उनके अंदर भर के और लेके जाते हैं कहाँ, सेल करने के लिए। अब देखो मोस्टली ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ों पे खूब पॉपुलेशन होगी, नहीं कि वही वो घर से निकले और मिल गए, उनको भी मार्केट के लिए थोड़ा नीचे की तरफ आना पड़ता है। जहाँ मार्केट होता है उस एरिया में वो जाते हैं और उनको बेचते हैं, क्योंकि हर कोई तो ये काम नहीं कर रहा ना, हर कोई तो नॉर्थ में या हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में ये काम नहीं कर रहा, उनको भी दूध घी की जरूरत पड़ती, तो वो कौन करता है, सेल ये लोग करते हैं। कौन बेनिफिट, इनमें बेनिफिट किनका, इनका भी और इनका खुद जो पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन, उनका भी बेनिफिट है। गुजर केम डाउन टू बाबर, देखो ये दूसरी कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, बाबर वाले की। ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है बिलो घरवाल खुमान इन विंटर एंड बुग्याल वास्ट मिडो इन हाई माउंटेन्स इन समर केम फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू यूपी। अब देखो ये लोग क्या कहां से आए हैं, जम्मू कश्मीर से यूपी की तरफ आ गए, और इनका भी सेम यही है कि ये लोग कैसे शिफ्ट होते हैं, ड्राई फॉरेस्ट एरिया में। अब ये तो बहुत स्नो वाला एरिया था, ड्राई फॉरेस्ट एरिया, हल्का थोड़ा सूखा, ठीक है, इतना स्नोई नहीं है, इतना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे वहां ठंड नहीं है, ठीक है। गढ़वाल से कहाँ गए, विंटर में, और बुग्याल की तरफ, और ये कहाँ है, वास्ट मिडो इन हाई माउंटेन्स, वो वाला एरिया, माउंटेन्स के बीच में जो विडो एरिया होता है ना, वो वाला एरिया है, ठीक है। और कहाँ से आए हैं, केम फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू यूपी, और ये ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के आसपास ये, और हम डांगर्स के बारे में बात करेंगे, ये सब 20th सेंचुरी के आसपास ही ये महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए हैं, ये यूपी में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डांगर्स, इनके बारे में बात करते हैं, ये महाराष्ट्र से बाय 20th सेंचुरी की बात है। देखो पॉपुलेशन जब इनकी देखी गई तो कितनी थी, 4,67,000, सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, अच्छी खासी कम्युनिटी है ये तो 20th सेंचुरी में जब देखा गया था इनका पॉपुलेशन 4,60,000 था, और सेंट्रल प्लेट्यू एरिया जो है वो वहां शिफ्ट हो रहे थे, सेंट्रल प्लेट्यू एरिया ऑफ महाराष्ट्र। कुड ग्रोन बाजरा ओनली, जहां पे सिर्फ बेसिकली बाजरा ही आप ग्रो कर सकते हो, और किसी क्रॉप को ग्रो करने जैसे वहां पे सिचुएशन नहीं ऐसा बनता है कि कोई और क्रॉप ग्रो हो, जो इजीली ग्रो होता है वो बाजरा ही होता है। बाय अक्टूबर तक वो उसको निकाल लेते हैं, एंड मूव टू वेस्ट, वापस वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और खरीफ, वहां पे क्या होता है, उस टाइम खरीफ रेडी हो जाता है, तो खरीफ रेडी हो जाता है किस चीज के लिए, कट करने के लिए। तो इनका भी साइकिल ऑलमोस्ट सेम है ना, आपने बाजरा उगाया तो खरीफ वाली फसल रेडी हो रही है, खरीफ वाली उगा रहे हो तो आप बाजरा वाली फसल रेडी हो रही है। तो ये जो टर्म्स है, ये मोस्टली इनका जो नोमैडिक का, पेस्टोलिस्ट का देखेंगे तो यही साइकिल चलता है, और यही रीजन है इनका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का, ये बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे मैं कह रही हूँ। अब देखिए एक और है बंजारास। बंजारास के बारे में तो मोस्टली हम जानते हैं, काफी सुना भी होगा आपने ये नाम। विलेज ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे बंजारा बहुत मिल जाएंगे आपको। बंजारा ना उनकी जो पहनने का तरीका और जो उनके गेटअप होता है, उनका ड्रेसअप भी बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर होता है बंजारास का। एक टाइम था जब बंजारा को और भी कैसे काम में लिया जाता था, जैसे कोई पार्सल देना है, जैसे रास्ते में उनके कोई पार्सल देना चाह रहा है कि आप हमारे जहाँ पे आप जा रहे हो वहां पे पहुंचा दीजिएगा, तो पहले जो नवाब राजा होते थे ना, वो उनके थ्रू पार्सल्स भी पहुंचाया करते थे। तो विलेज ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये लोग बेसिकली आपको मिल जाएंगे। सेलिंग प्लॉ ऑफ कैटल टू विलेजेस इन एक्सचेंज ऑफ देयर ग्रेन। देखो ये सब तो ठीक है कि वो मिल्क, घी ये सब दे रहे हैं, और ये इनका क्या और एक काम था कि वो कैटल भी देते थे। जैसे मान लीजिए उनकी ब्रीडिंग करवाई है, बच्चे हैं, तो उन बच्चों को उनको दे दिया करते थे, और उसके बदले में क्या लेते थे, ग्रेन ले लेते थे। भैया वो ग्रेन ले लेते थे, दूध दही छाछ उनके पास था ही, और अपनी तरीके से कुछ कैटल या दूध दही छाछ को उनको दे देते थे। पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा तो नहीं था ना, जो अवेलेबल है उसके एक्सचेंज में ही वो सामान ले रहे हैं। और वही नेक्स्ट है रायका। रायका मोस्टली डेजर्ट एरिया में, राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया ना बहुत ज्यादा, उसमें भी दो कैटेगरीज में होता है रायका। रायका कैमल भी पालते हैं और शीप और गोट भी पालते हैं। जो शीप और गोट आप देखोगे ना, पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, उनकी जो धोती पहनी रहती है, हाथ में डंडा रहता है, मोस्टली ये बंजारा और रायका है जो अपने राजस्थान एरिया में, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, शीप और गोट, ठीक है।
और कल्टीवेट बहुत ज्यादा जहां पे डेजर्ट होता है ना, फुली डेजर्ट से अपना जो एरिया है राजस्थान का, वो अलग होते हैं, वो मारू रायका होते हैं। देखो मारू रायका वन ग्रुप ऑफ रायका, और वो किसका करते हैं, ज्यादातर उनके पास कौन होता है, कैमल। कैमल क्यों होगा भाई, आने जाने में चलने में तो कैमल ही यूजफुल है ना उस एरिया में, इसलिए। कल्टीवेट लैंड, हार्वेस्ट, फ्लक्चुएट एवरी ईयर। देखो आप कल्टीवेट करोगे कुछ, तो ऐसा तो है नहीं कि 100% आपके सब कुछ मानसून पे डिपेंड है कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो कल्टीवेशन अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं हो तो कल्टीवेशन बुरी होगी, नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सब कुछ उनका डिपेंड करता है। जैसे उनका बहुत ठंड पड़ रही है तो शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे इनका बहुत मानसून हो रहा है तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, और मानसून नहीं होता है तो वापस उसी एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट एवरी ईयर, सो राइकास कल्टीवेट एंड डू पेस्टोरलिज्म। देख कल्टीवेशन तो कर ही रहे हैं, थोड़ी मोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के कल्टीवेशन, ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, मगर साथ में उनका जो कैटल वाला काम है वो तो साथ साथ में चलता ही रहता है। देखो, नोन एज मारू रायका, वन ग्रुप ऑफ रायका, कैमल मॉनसून मूव टू देयर होम एंड आफ्टर मॉनसून ग्रेज कैटल। मानसून के टाइम पे कहाँ पे चले जाते हैं, वो अपने घरों की तरफ, और जब मानसून वहां बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल चला हट जाता है तो वो वापस अपने कैटल्स को चराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ये देखो, ये भी कहीं पे टिक के नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं ना कहीं इनका घूमना का वो चलता ही रहता है। अभी तक हमने देखा इंडिया में कितने कितने सारे पेस्टलिस्ट रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, और क्या उनका जो रहने का तरीका है और उनका रीजन मूवमेंट का, उनका जो मार्च है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसका रीजन क्या है सर्वाइवल के लिए, हमने देख लिया। और क्यों मॉनसून के अकॉर्डिंग या फिर वेदर के अकॉर्डिंग ही वो मूव करते हैं। मॉनसून के अकॉर्डिंग मतलब अगर मॉनसून अच्छा हो रहा है और उस जगह वो रह सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहीं रहते हैं, अदरवाइज वो दूसरी जगह पे आ जाते हैं। इन मीनवाइल क्या होता है, वहां पे कल्टीवेशन जो उन्होंने ग्रो किया है वो ग्रो हो जाती है, तब तक उनको टाइम भी मिल जाता है, और दूसरी जगह कैटल ग्रेज करती है। वो वाला हिस्सा थोड़े दिनों तक 6 महीने अगर वो वहीं रहते हैं तो उसका फिर दूसरा जो हिस्सा बचा हुआ है जहां पे वो अब जाएंगे, उस जगह पे अच्छे शर्ब्स आ जाते हैं, अच्छी ग्रास आ जाती है। और यहाँ पे जब वो ग्रास वाला एरिया और वो फील्ड की घास खत्म हो जाती है तो वापस से वो वापस अपने घर की तरफ मूव कर जाते हैं। बेसिकली ये हमारा रीजन था उनका, मतलब हम समझ गए थे उनका क्या रीजन है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं। तो देखो, एक्चुअली द लाइफ ऑफ दीज पेस्टोरल ग्रुप्स कंसिडरेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स। वो ऐसा नहीं है कि हमारी तरह एक जो रूटीन लाइफ चल रही है कि आज ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है, सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाना है, उसी घर में रहना है, वही खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो लाइफ है, उनका जो जीने का तरीका, वो कंसिडर करता है बहुत सारे फैक्टर्स को। वो सिर्फ खुद के लिए, कैटल के लिए, या फिर बेसिकली जो उनकी फैमिली है वो कैटल्स हैं, वो खुद उनकी फैमिली भी है, बट वो कैटल्स, उनके जो एनिमल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं ना उनकी लाइफ में, तो उनका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, एक बच्चा तो फिर भी बोल के बोल देता है मुझे भूख लगी है, या मैं बीमार हूं, या मुझे ऐसा वेदर चाहिए, या मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। जो नहीं बोल पाते वो एनिमल, उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा, मतलब आप ये देख लो कि एक पेट को रखना उतना मुश्किल नहीं, वो बच्चे को रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि वो उस पेट को संभालना होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। तो हमें बार बार ऐसा लगता है इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सोचिए, ये एक दो नहीं कितने कैटल रखते होंगे, कितने सारे शीप, कितने सारे गोट का झुंड रहता है इनके पास। तो क्या है, क्या क्या चीजें इन्हें ध्यान रखनी पड़ती है अपनी लाइफ के लिए। जज, हर्ड्स, सर्वाइवल, फूड, वाटर। भाई वो जहां मूव कर रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं, वहां पे उनके लिए तो खाने पीने की बंदोबस्त है, चलो ठीक है, मगर क्या उनके जो जानवर है उनके लिए भी उतना ही है, उनके जो कैटल है उनके लिए भी फूड अवेलेबल होगा, पानी अवेलेबल होगा, मौसम जो उनके अकॉर्डिंग है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी तो नहीं है, एक्सट्रीम ठंड तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है, वैसे ही वो उनके कैटल के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि उनका एकमात्र जरिया है जिससे वो अर्न कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं। टाइमिंग कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट। टाइमिंग कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि इस महीने हमें कौन सी जगह जाना चाहिए। भाई ये जो महीना है वहां बहुत ज्यादा स्नो पड़ेगी तो नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, हमें दूसरा जो लोअर हिल्स है वहां जाना बेटर रहता है। या डेजर्ट वाले हो गए जैसे रायका वगैरह हो गए, तो रायका क्या सोचेंगे, एक्सट्रीम गर्मी, मई जून जुलाई वाली जो गर्मी है वहां हम नहीं रहे, डेजर्ट एरिया में हम थोड़ा अलग आ जाए, यूपी की तरफ मूव कर लें।
तो बहुत इनको इन टाइमिंग का, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने अभी सोचा और अभी वो मूव कर गए। इनको इन टाइमिंग का पूरे 1 साल, पूरा इनका जो टाइमिंग है वो उनको कैलकुलेट करना पड़ता है कि 1 साल रुकना पड़ता है उन चीजों के लिए कि कैसे हमें कौन से टाइम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इस बार मौसम अच्छा है तो हम इस तरह मूव कर सकते हैं, मौसम अच्छा नहीं है तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। सेटअप रिलेशनशिप विद फार्मर्स, डेफिनेटली फार्मर्स के साथ रिलेशनशिप क्यों बनेगा भाई? आपके उसके खेत में अगर आप कल्टीवेशन नहीं हो रहा, कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा और आपके जो जानवर है वहां ग्रेस कर रहे हैं, वहां पे चारा चर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्जी से गया, चारा चराया, वापस आ गया। भाई उसको रिलेशनशिप तो मेंटेन करना पड़ेगा, भाईचारा तो रखना पड़ेगा, तभी तो वो हाँ भरेगा कि हाँ आप अगली बार भी आ जाइए। वरना वो तो एक बार के बाद मना कर देगा कि आप तो वापस चले जाओ, कभी वापस लौट के मत आना। उसे ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा कि चलो हम इतने दिन यहाँ हैं, हम उतने दिन आपको, चाहे वो मिल्क देता है या वो घी देता है, जो भी वो चीजें प्रोवाइड करता है। सेटअप रिलेशनशिप विद फार्मर्स, देन कल्टीवेशन, ट्रेड, हर्डिंग, कंबाइन डिफरेंट एक्टिविटीज। एक ही बार में उसको कितने काम करने पड़ रहे हैं? कल्टीवेशन उसको करना ही पड़ रहा है। क्यों भाई? कल्टीवेशन तो वो करेगा ही ना, जहां पे वो छोटे छोटे जो करके अपने घर की तरफ वो क्रॉप बो के आया है, तभी तो वो दूसरी जगह आ रहा है, तभी तो वो अगली बार वहां जाएगा तो उसको कुछ उगा हुआ मिलेगा, तब वो उसको बेच पाएगा। और उसकी जो वुमेन है, हमने देखा ना मार्केट कौन जाते हैं, वुमेन जाती है, वो कुछ बेच पाएंगे तो वो कुछ अर्न करेगा। देखो ट्रेडिंग का काम, बेचना लाने का काम, देखो कैसा मार्केट है वहां पर। मार्केट है ऐसा कि वो दूध, घी ये सब ले लेंगे, मार्केट है ऐसा कि वो शीप के ऊन ले लेंगे। आप डेजर्ट एरिया में सोचोगे कि शीप के मैं ऊन बेचूं तो वो तो नहीं हो सकता ना, वहां पे कौन खरीदेगा भाई? ऐसी गर्मी में कैसी जगह पे खरीदेगा ना, स्नो है। तो भाई भेड़ तो आपने ले ली, मगर आप भेड़ के शीप का वो आप सोच रहे हो वूल भी उतने ही कीमत में बिके जो नॉर्थ में बिकता है, तो ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में वो आपको नहीं मिलेगा उतनी क्वालिटी में, और इतना अच्छा ऊन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वेदर चेंज। तो आप ये सोचो, ये हर्डिंग, उनका जो कैटल है, उनका खाना पीना, रहना, तो ये कंबाइंड डिफरेंट एक्टिविटीज है, सबको उनको करना पड़ता है, इन सबके बारे में सोचना पड़ता है। एक लौती बात नहीं सोचनी पड़ती कि सुबह मुझे जाना है, लंच लेके जाना है और ऑफ जॉब जाना है, जॉब से शाम को वापस आना है, सोना है, दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहनने, लंच ले जाना है। कितना कुछ सोच रहा है वो। तो कभी इन चीजों के बारे में आपने इस लेसन के पहले नहीं सोचा ना? जैसे हम नहीं सोचते, वैसे ही क्या ब्रिटिशर्स आए, कोई भी रूल करता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करती हूँ मैं, अफ्रीका के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे और भी दूसरी जगह के बारे में पढ़ेंगे। तो हर कोई नहीं सोचता कि भाई उनका सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, उनको वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं, तो हम थोड़ी और हेल्प कर दें। हेल्प करने की बजाय क्या हो रहा है, ये कॉलोनियल रूलिंग जब स्टार्ट हुई तो इनकी लाइफ और ज्यादा बेकार हो गई। अब बेकार कैसे कैसे हुई देखो मैं बताती हूँ। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, अब इनकी लाइफ कैसे हो रही है? जब कोई रूलिंग पावर दूसरी कंट्री रूल कर रही है उस कंट्री में और उस कंट्री के लोगों पर, तो क्या हो रहा है? ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक। भाई ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक कैसे हो गए? वो तो रूल कर रही थी ना, उनका क्या इससे वो है? इनका कनेक्शन ये है कि वो एरिया कम कर रहे थे। एरिया कम क्यों करेंगे भाई? इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, तो वो जो खाली मैदान है वो तो कम होता चला जाएगा ना। वहां कुछ ना कुछ वो सोचेंगे हम कुछ नया काम करें, एक फैक्ट्री डाल लें, एक शॉप ही डाल लें, खाली मैदान है, इससे हमें ही फायदा मिलेगा, हमें ही रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स आएगा, तो हम ही अर्न करेंगे, हम यहां से सामान कहीं और बेच सकते हैं, जो भी वहां पे उस लैंड में हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीजें इनको ध्यान में रखते हुए ये अपना तो ध्यान रख रहे हैं, मगर उनका ध्यान नहीं रख रहे जो बेचारे वहां आके फील्ड में अपने कैटल को ग्रेस कराते हैं। भाई उनके लिए तो खाली मैदान बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, मगर उन लोगों के लिए तो नहीं रखती। वो तो सोच रहे वाह खाली जगह मिल गई, इससे अच्छा मौका नहीं है, यहाँ तो कुछ कारोबार कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मूवमेंट वर रेगुलेटेड, जो उनके मूवमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। भाई आप अभी नहीं आ सकते, अभी हमारा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारा ये काम चल रहा है, तो जो रूल कर रहा है वो तो ये सोचेगा ना मेरे अकॉर्डिंग हो, तुम कैसे घुसते चले आ रहे हो, अब जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। एक राजा यही सोचेगा हमारे पैलेस में कोई नहीं घुस सकता। अभी पैलेस पहले किसी का नहीं था, एक घर हुआ करता था या एक टेम्पल हुआ करता था, तो कोई भी आता जाता था। रेवेन्यू इंक्रीज, वो कुछ भी चीज बेच रहे हैं तो उसमें इंक्रीज कर दिया रेवेन्यू, पैसे जो है उन्हें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, चाहे वो एक दूध ही क्यों नहीं है, एक दही ही क्यों नहीं हो, कोई एक छाछ का पैकेट ही क्यों नहीं हो, मगर उनको तो रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ रहा है। तो एक तो वो कमाते इतना कम, उनका जो कमाने का जरिया है वो ही, उसमें ही इतनी कम कमाई हो रही है, उसमें भी वो रेवेन्यू दे रहे हो तो वो और कम। तो भाई उनका तो लेवल है जो लाइफ जो है उनकी, वो तो नीचे गिरता जा रहा है ना, वो ग्रो तो कर ही नहीं रहा।
एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो जाएगा ना, एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन हो गया, ट्रेड क्राफ्ट अफेक्टेड एडवर्सली, ट्रेडिंग और क्राफ्टिंग जो उनका काम है वो सब अफेक्ट हो रहा है, बुनाई सिलाई कमाई ये सब उनका अफेक्ट हो रहा है। किस कारण? क्योंकि ये अपने रूल्स चालू कर रहे हैं। चेंजेस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब इन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस वो अपने अकॉर्डिंग चाहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो चेंजेस क्या क्या चेंजेस हैं? देखो, ग्रेजिंग लैंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर फार्म। एक ग्रेजिंग लैंड है, खाली जमीन है, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। वो तो खाली जमीन है, आया तुम्हारी भेड़ बकरी चली और चली गई, वो तो देखते रहेगा, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से तो मेरी कमाई नहीं हो रही, फायदा तो इन्हीं का हो रहा है, उस लैंड वाले का हो रहा है। भाई क्या होता है कि जब ये भेड़ बकरी किसी लैंड में चरने के लिए जाती है तो जो उनके स्टूल पास होता है, उनकी जो गंदगी निकलती है बाद में, वो भी एक बहुत अच्छे खाद का काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि उसने वो ग्रेस किया और वो बेकार हो गई जमीन, वो जमीन और अच्छी उपजाऊ ही होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कल्टीवेशन वाला जो एरिया वहां अगर वो किसी को लगातार चराएगा तो वो खराब हो रही, जमीन कभी खराब नहीं होती ऐसे, बल्कि वो अच्छी उपजाऊ बनती है। और वो क्या सोच रहा है कि चलो मैं यहाँ पे तो किसी को लगा दूं, ये खेती बाड़ी का एक आदमी को काम दे दूं या 10 आदमी को काम दे दूं, या वहां इंडस्ट्री सेटअप कर लूं, कोई शॉप ओपन कर लूं, ये खाली जाना और इनका ग्रेस करना, ये उनको बातें समझ में नहीं आती थी। उन्हें तो कैसे भी बिजनेस कमाना है। तो बिजनेस कैसे हो गया? बिजनेस ये हो गया कि वो लैंड भी किसी को दे देगा, एक आदमी को, बोलेगा यहाँ पे तुम अपना एग्रीकल्चर का काम शुरू करो। एग्रीकल्चर का काम शुरू होगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो एग्रीकल्चर से जो अनाज आएगा वो भी इंग्लैंड भेज सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, और टैक्स आ ही रहा है। तो एक चीज से उनको कितना फायदा हो रहा है, तो वो कैसे भी, वो क्यों छोड़ेगा उस जमीन को खाली। लैंड रेवेन्यू है ना, सोर्स ऑफ इनकम हो गया उनका, जो लैंड का जो रेवेन्यू है, जो दे रहा है, जिसको वो देगा वो लैंड, वो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम ही माना जाएगा ना। फुलफिल इंग्लैंड रिक्वायरमेंट, देखो फुलफिल कर रहा है इंग्लैंड का रिक्वायरमेंट, जूट हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया, जो भी यहाँ से उग रहा है वो कुछ पार्ट उसका बाहर भी जा रहा है। या आप देख लो 70% 60% पार्ट ही बाहर जाता था खाने को। तो यहाँ पे तो बहुत शॉर्टेज हो गई थी फूड की, मगर ये सारी चीजें जो कहाँ जा रही थी, शॉर्टेज क्यों थी? भाई इंडिया तो आप बोल सकते हो कि एक बॉल है उसका फूड का, था हुआ करता था, फूड का, गोल्ड का, है ना, पैसों का, बोलते हैं ना सोने की चिड़िया थी, वो सब खत्म कैसे हुआ? खत्म तो इन्होंने किया, कैसे किया? बाहर बेच के किया। अब खुद की तो कंट्री डेवलप हो गई, हम अभी तक अंडर डेवलपमेंट में ही चल रहे हैं। फुलफिल इंग्लैंड रिक्वायरमेंट, जूट, कॉटन, वीट। अनकल्टिवेटेड लैंड गिवन टू इंडिविजुअल को, एक किसी भी इंडिविजुअल को जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, भाई इनके लिए तो यूजलेस था, कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, हमारे लिए तो बहुत काम आ रहा था ना। कैटल वहां चल रही थी, खा रही थी, ये लोग रह रहे थे, इनके वो बने हुए थे, टेंट बने हुए थे, तो काम आ रहा था। अब उनके क्या काम आ रहा है? उनको तो वहां से हटा दिया गया और कल्टीवेशन चालू कर दी गई। तो ये जो चीजें हैं क्या कर रही थी? क्रिएट कर रही थी प्रॉब्लम पेस्टोरल्स को। कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी सोचो, जानवरों से लेके, खेती क्या छोड़ो, क्राफ्ट भी हटा दिया, ट्रेडिंग का काम अपने हाथ में ले लिया, उनका मूवमेंट यहाँ से वहां जाना भी उनका अपने हाथ में ले लिया। तो कितनी चीजें इनको बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। इनमें से एक भी चीज है जो उनके लिए बनी है, कुछ भी नहीं हुआ, या कोई उनके लिए कोई नया कि वो कैसे ग्रो करेंगे इसलिए कोई रूल बना, कुछ भी नहीं बना। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है ये आ रही थी। देखो अब आगे देखते हैं। अब देखिए मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ? फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड कर दिया उन्होंने, फॉरेस्ट एक्ट। अब कैसे भी उन्हें तो क्या चाहिए था? रेवेन्यू चाहिए था। अब हम कौन से रूल अप्लाई करें? भाई उनके अच्छे के लिए तो कर नहीं सकते, तो उनके बुरे के लिए ही कर देते। उन्होंने सोचा क्या किया? टिम्बर लाइक, जैसे जहां पे जो फॉरेस्ट है ना, जहां देवदार और साल जैसे पेड़ उगते हैं, ऑब्वियसली वो वहीं उगते हैं जहां पे सबसे अच्छी जमीन होती है। अच्छी जमीन मतलब अच्छी कल्टीवेशन जहां हो सकती है, और वो लोग वहीं जाएंगे ना, वहीं जाएंगे अपने ग्रेज करवाने कैटल्स को। तो वहां पे क्या कर दिया उन्होंने? डिक्लेयर कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट। उन फॉरेस्ट को बोल दिया ये पूरी तरह से रिजर्व है। देखो उनका रीजन क्या था उनके पीछे पड़ने का, वो भी देखो अभी बताती हूं मैं। प्रोटेक्टेड मैनी फॉरेस्ट, और जो बाकी फॉरेस्ट थे किसी ना किसी कारण से उसको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया था। एक भले ऐसे बोलते ठीक है आप आ सकते हो, इतने टाइम के लिए आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, मतलब वो कर दिया था, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही था उनका उस बाकी के फॉरेस्ट में भी जाना। प्रिवेंटिंग पेस्टोरलिस्ट एंट्री टू फॉरेस्ट। ओवरऑल क्या कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि उन लोगों को फॉरेस्ट वाले एरिया में जाने से बचा रहे थे। उसका रीजन देखो क्या है कि एक तो वहां वो छुप सकते थे,
भाई किसी को अटैक करना हो, मारना हो, किसको, ब्रिटिशर्स को, गुस्सा तो उनके अंदर था ही ना, तो वो क्या कर सकते थे, वहां छुप सकते थे। छुपने का कारण क्या होगा, उनसे लड़ाई। तो वो क्या किया उन्होंने, वहां अंदर एंट्री करना ही बंद कर दिया। और जो अंदर जाएंगे तो एक आदमी तो समझ सकता है कि मेरे ऊपर ये बाउंडेशन है, मैं इतने ही घंटे के लिए अंदर हूं, मैं एक नेशनल पार्क में जा रहा हूं तो मुझे टिकट लिए मैंने 3 घंटे के लिए। मगर भाई वो जानवर कैसे समझेगा, जानवर भी एक या दो नहीं जो उसके हाथ में उसकी चेन से बंधे, पता नहीं कितने 50-60 वो लोग जानवर लेके, उसको कैसे पता है कि मैं उस एरिया में और अंदर जाऊंगा तो फाइन लग जाएगा मेरे सर का। वो तो नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। तो ये क्या है, एक तरह से जो बाउंडेशन हो जाती है, तो जहां जाने में बार बार बाउंडेशन लगती है तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं, वहां जाना बंद कर देते हैं। तो वही उनका इनडायरेक्टली वो यही कह रहे थे कि आप उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। फिक्स टाइमिंग कर दिया था, इतने घंटे में वापस आना है, फिक्स डे कर दिया था। भाई डे और टाइमिंग आदमी समझ सकता है, जानवर नहीं समझ सकते। इफ दे ओवर स्टे दे वर लायबल टू बी फाइन, उनको फाइन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, जिसके कारण पैसा इतना शॉर्टेज है पैसे की और पैसा देना पड़ेगा, टैक्स भी वो भर रहा है, तो वो इग्नोर कर रहा था जाने के लिए। कांट ब्लेम फॉर टैक्स, क्यों भाई, टैक्स देने के लिए उन्हें हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो एक जगह तो रहते ही नहीं है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया, भाई उन जो नेटिव्स हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनका तो हम टैक्स ले रहे हैं। अब वो तो 6 महीने वहां है, टैक्स दिया, दूसरे गए दूसरी जगह टैक्स दे रहे हैं। हो सकता है वहां जब टैक्स देने का टाइम हो जब वो अवेलेबल ही नहीं हो, और जब वहां जाने का और वहां से टैक्स लेने का टाइम हो तो वो वहां अवेलेबल नहीं हो। ये तो घूमने वाले लोग हैं ना, तो ऐसी कास्ट है जो घूमती रहती है, तो आप कैसे उसको एक जगह फिक्स करोगे। फिक्स करने का कोई तो तरीका हो कि आप टैक्स ले सको। तो वो इजी टू कंट्रोल, वो लिव्स इन विलेज, फिक्स प्लेसेस में जो रहते हैं और जो विलेज में रहते हैं उनसे ही टैक्स इजीली हम उनसे ले सकते हैं। तो इसके बाद ये तो किया इन्होंने, फॉरेस्ट एक्ट तो लगा ही दिया, साथ में क्या किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1857। ये उनके लिए बहुत जो सबसे बेकार हुआ ना एक्ट जो आया वो ये हुआ, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया कि वो तो क्रिमिनल, भाई वो एक जगह रहते नहीं है, किसी का उनको पता नहीं है, एक ठिकाना जो एक घर होता है, एक एड्रेस जो हम किसी को देते हैं वो तो उनके पास है नहीं, तो डेफिनेटली ये तो चोरी डकैती मारकाट यही करते होंगे। उनका सोचना ये था, और ये चीज लोगों के अंदर भी दिमाग में उन्होंने भर दी थी। इससे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, देखिए, स्टेटेड क्रिमिनल बाय बर्थ, जो बर्थ बेचारा बच्चा जो है पैदा ही हुआ और उसको बचपन से पता है कि भाई हमारी जो कास्ट है उसको क्या कर दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया, क्रिमिनल बोल दिया गया, लिख दिया गया कि ये तो क्रिमिनल है। तो ये जो है ये टॉर्चर है ना एक तरीके का। वो जो ट्रॉमा बच्चा बचपन से जूझते जूझते बड़ा होगा, यंग से वो उसकी भी फैमिली बनेगी, वो बूढ़ा होगा, तब से उसके दिमाग में वही चीजें घूम रही होंगी। स्टेटेड क्रिमिनल बाय बर्थ, नीड परमिशन टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो मूव करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम देखिए फलाना जगह जा रहे हैं, हमको 6 महीने का चाहिए, और एक नोटिस होता है ना वो बनाना पड़ता, तो उसमें साइन तो इनको कर नहीं सकता, अंगूठा लगा दो। अब उस पेपर में कुछ भी लिखा है इनके तो पता नहीं है, भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना समझ में आ नहीं रहा था, बस ये समझ में आ रहा था कि हमें बहुत अच्छे रिस्ट्रिक्शन के साथ अब हमें जो है बांध दिया गया है। कंटिन्यू वॉच ऑन दैम, कंटिन्यूसली वॉच रखते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन पे वॉच रखता था, कोई ना कोई वहां पे, अगर वो जिस जगह ग्रेजिंग कराने जा रहे हैं, जिस फॉरेस्ट में जा रहे हैं, उसमें एक पैनल बना दिया गया था कि आप ध्यान रखोगे कितने घंटे के लिए गए, कितने घंटे के लिए आ रहे हैं। वो आपके जो बोलते हैं ना कि गेट होते हैं, जो गेट तो नहीं होते फॉरेस्ट में, बेसिकली वो एक होता है जिससे ना ये पता लग जाता है कौन अंदर गया है कौन नहीं गया है। तो इन सब चीजों का वॉच रखा जाता था, जो वॉच टाइमिंग का, जैसे अपन कहीं ऑफिस में जाते हैं, साइन करते हैं और वापस निकलते हैं, साइन करते हैं ना, टाइम वगैरह पता रहता है, सेम वही चीज है। तो उनपे वॉच रखोगे, वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो कोई भी उस जगह पे जाना इग्नोर करेगा, जाना नहीं चाहेगा। तो ये शुरुआत थी जो उनको प्रॉब्लम जो है उनकी शुरू हुई थी, जो किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। इंडिया वाले तो बेचारे फिर भी ठीक है, अब उनकी लाइफ है, अपन ये सोच रहे होंगे शायद उस वक्त वो लोग ये सोच रहे होंगे इनकी लाइफ है, कैसे जीते हैं, अच्छा ही जी रहे होंगे। और ये एक बोलते ना, जैसे अपन 10 लोग रह रहे हैं घर में, तो 10 में से जो एक लोग है, एक भी आदमी है जो कहीं बाहर जाके काम करता होगा, उससे अटैचमेंट ज्यादा रहता है। तो वही चीज उस टाइम इंडिया वालों के साथ थी, मगर ये जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए वैसे वैसे चीजें चेंज होती है। हमने देखा कैसे उन्हें क्रिमिनल, उनको क्या बना दिया गया था, क्या एक्ट लगा दिया गया था, क्रिमिनल एक्ट, किस पे, पेस्टोरलिस्ट पे। अब और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। देखो, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्स। वो क्या सोच रहे थे कि एनी हाउ
हम कैसे भी करके टैक्स और लगाएं उन पे, और ज्यादा उन पे बर्डन डालें। बर्डन हम क्यों डाल रहे थे, क्या पढ़ा लास्ट लेसन में हमने, बर्डन इसलिए डाल रहे हैं कि वो कैसे भी एक तो एक ही जगह सेटल हो जाए, कि जगह जगह जाता तो टैक्स नहीं मिलता, पता नहीं किसने टैक्स दिया है किसने नहीं दिया है। तो इस चीज को जानने के लिए क्या करना है, एक ही जगह उन्हें रखने की कोशिश करनी है कि वो एक ही जगह रहें। तो अब इससे ये लोग क्या क्या नए नए ट्रिक्स कर रहे हैं। देखो टैक्स कैसे लगा रहे हैं, लैंड पे भी टैक्स लगा दिया, जहां रह रहे हैं उस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। वाटर, जो पानी पी रहे हैं उस पे भी टैक्स लग रहा है, जो पानी यूज कर रहे हैं ना वो लोग, जहां से पानी आ रहा है सप्लाई हो रहा है उन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। फिर सॉल्ट ट्रैक, ये सब हमने देखो क्या चल रहा था, ये आप उस टाइम जो इंडिया में ऑलरेडी जो चल रहे थे टैक्सेस वाला, अपन ने देखा ना कि कितनी सारी चीजों पे टैक्स लग गया था, सॉल्ट पे टैक्स लग गया था। तो ये सब इनको भी तो इफेक्ट कर रही है ना, ये सब चीजें वो भी इन्वॉल्व है। तो सॉल्ट वाला, ट्रेड गुड्स में बेचने लेने में कितना सारा टैक्स लगा रहे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वो सब काम अपना क्या कम करते जाएंगे, ना के बराबर करने लगेंगे कि उन टैक्स से बचे। फॉरेस्ट एनिमल, जो भी एनिमल है उनके, अब भाई वो एक एनिमल जो है उसके पीछे तो नहीं पड़ सकते, टैक्स दो तो क्या होगा, कौन देगा टैक्स, टैक्स ये पेस्टोलिस्ट देंगे। जो एनिमल पाल रहे हैं, जो जानवर पाल रहे हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा हर एक जानवर के ऊपर, कि आप कितना नंबर ऑफ कितने एनिमल्स हैं, कितने कैटल हैं आपके पास, कितने भेड़ रख रहे हो, कितने कैमल रख रहे हो, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेजिंग टैक्स, देखो ग्रेजिंग टैक्स भी, कि वो जो इस एरिया में ग्रेस कर रहा है, जहां पे कैटल खाना खा रहे हैं, जीने के लिए खाना तो खाएगा वो, तो उनको खाना जो खा रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिए। कितनी बाउंडेशन उन पे कर दिए। मिड 19th सेंचुरी की बात है, ग्रेजिंग टैक्स भी लग गया था, जहां पे वो चर रहे हैं, जो जानवर खाना खा रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। 1850s और 1880s के टाइम क्या हुआ, टैक्स वॉर, ऑक्शन आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू टैक्स लेने लगे। बोलो क्यों लेने लगे टैक्स, मान लो देखो जैसे अब उनको टैक्स लेना है 50,000 का, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी तो पैसा चाहिए होगा ना, वो मीडिएटर है उसे भी पैसा चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, 50 की जगह 1 लाख रुपए लेगा। क्या, 50 खुद रखेगा, 50 गवर्नमेंट को देगा। तो ये एक टैक्स का जो उनका अमाउंट है, जहां वो 10 रुपए दे रहे थे, वो कितना देना पड़ रहा है, 20 रुपए देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया, सिर्फ इसलिए कि पता लगे कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा। भाई इनको काउंट करना और इनको एक जगह बांध के रखना बहुत मुश्किल था ना, ये तो हमेशा मूवमेंट में रहते थे, एक जगह से दूसरी से तीसरी, वो जगह समझ नहीं आई तो और दूसरी। तो इन सब चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ा, क्योंकि ये लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सट्रैक्टेड हाई टैक्स। अब हाई टैक्स लेंगे, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली वो हाई टैक्स लेंगे। 5 रुपए की जगह 10 लेंगे, क्यों, 5 खुद भी रखेंगे और 5 गवर्नमेंट को देंगे। बट बाय 1880s गवर्नमेंट बिगन कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली। मगर क्या हुआ, विद इन 1 ईयर ही देख लो, 1880s में लगाया था और 80s में ही वापस 1 साल के अंदर अंदर ही क्या हुआ था, गवर्नमेंट खुद ही टैक्स लेने लगी थी। नहीं उन्हें समझ में आ रही थी ये चीज। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे और जो उसका ज्यादा अमाउंट है वो खुद रख रहे थे। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट तो सोची हम इनका बुरा करेंगे, वो उनका ही बुरा होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि टैक्स तो ज्यादा वो मीडिएटर रख रहा है, अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट भी पता नहीं चल रहा वो ले रहा है या नहीं ले रहा। भाई अपने फैमिली का कोई है या अपना ही नोन है तो सोचेगा ना वो टैक्स कम दे, तो वो उस तरीके से थे। वो इंडियंस मोस्टली जो टैक्स ले रहे थे, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे में फॉरेनर्स जितना इंटरेक्ट कर पाएंगे उससे अच्छा इंटरेक्ट कौन कर पाएगा, जो नेटिव होगा, जो वहां पे रहने वाले लोग होंगे। तो वो क्या हो रहा था, वो लोग टैक्स तो ले रहे थे मगर ना तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टैक्स मिल जा रहा था, और जब टैक्स ले रहे थे तो वो एक्सेस में टैक्स ले रहे थे, पेस्टोलिस्ट थे। भाई खुद को कमाने की उनको लग रही थी, या फिर उनके जो नोन है उनके फैमिली मेंबर्स उनसे वो कम ले रहे थे, तो उन्हें गवर्नमेंट को नहीं समझ में आया। उसने क्या किया, वापस से खुद टैक्स लेने लगे। मगर जो भी था, ये जो पूरा टैक्स वाला है, सोचिए वो इतना प्रेशर जब उनपे पेस्टोलिस्ट पे पड़ रहा होगा कि ये भी कहाँ हम खुला घूमते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आ रहे जा रहे हैं, खा रहे हैं, कैटल्स को खिला रहे हैं, ग्रेजिंग करवा रहे हैं। वो ऑलरेडी जो लैंड है जहाँ ग्रेज कर रहा है वो और खाद ही तो बना रहा था, मगर नहीं, उनको ये सब चीजें फिर कितना बर्डन हो गया। चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट, डेफिनेटली चेंज करेगा ही। आप किसी को जेल में बांध दोगे, बेड़ियों से बांध दोगे तो फिर इफेक्ट को करेगा ही ना, इतने सारे बाउंडेशन डाल दिए। तो अब क्या क्या इफेक्ट कर रहा था, शॉर्टेज ऑफ पेस्टर्स। देखिए जो जगह है जहां पे वो
खाना खिलाने जा रहे थे या जहां वो रहते थे, अब जहां पे वो कैटल ग्रेज करती थी उसी एरिया में वो लोग रहने लग जाते थे ना, तो अब वो जगह को तो ग्रेजिंग एरिया बिकेम एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड फील्ड, अब वो तो कल्टीवेशन के लिए काम आने लगी जगह। तो इनके लिए क्या बचा, इनके लिए कौन सी जगह बची, वो शॉर्ट जो छोटी मोटी हल्की फुल्की जो जगह थी वही बचा ना। एक तो आप इतना पार्ट आप कवर कर रहे थे और एक छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हो, तो इनको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, शॉर्टेज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, लेड टू कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग। देखो अब एक ही जगह पे बार बार आप चरा रहे हो कैटल को, तो वो जो जगह है, वहां का जो प्लांट है, वहां जो ग्रास है, वो क्या होगा कि वहां कम होती जाएगी शॉर्टेज। फिर अगली बार जब आप टर्न करके मूव करके कहीं और से आओगे तो हमेशा डेफिनेटली वहां पे कम ही मिलेगी घास। क्यों, एक्सेस में आप किसी उसका लैंड का यूज करते हो ना, तो वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती फिर कल्टीवेशन के लिए या कुछ उगने के लिए। एक लिमिट होती है हर चीज की, जैसे अपनी एक बैटरी खत्म हो जाती है वैसे वहां पे कल्टीवेशन का भी क्या हो जाता है, वो जो प्रोड्यूस कर रहा था वो बहुत उसका शॉर्टेज होने लग जाती है, ग्रास कम उगने लगती है, प्लांट्स कम उगने लगते हैं। तो लेड टू कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग के कारण क्या हो रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा कम जगह मिल रही थी और कम ही कैटल को घास चराने को, खाना खिलाने को मिल रहा था। लेस टाइम फॉर नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। देखो अब जब जगह कम हो गई, कल्टीवेशन वहां पे अच्छी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो लेस टाइम मिल रहा है ना, नेचुरल रिसोर्स को वापस उगने में कम टाइम मिल रहा था। देखो उन्होंने बोला कि आपको इतनी सी एरिया, पहले उनके पास इतना बड़ा लैंड था, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि आपको इतना सा लैंड मिलता है, अब वो पूरा ग्रेस करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं बार, फिर वो मूव करके कहीं और जा रहे हैं, फिर वो यहाँ आ रहे हैं बार। तो अब ये वाला जो एरिया है वो तो रिसोर्स वहां का कम होते जा रहा है ना, जमीन का, लैंड का, तो इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगली बार जब वो लौट के आ रहे हैं तो यहाँ पे कम प्लांट्स मिल रहे थे, उनको कम ग्रास मिल रही थी। ठीक है, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कम होती जा रही, जहां इतनी जगह मिल रही थी खाना खाने को, अब उनको कैटल को इतनी सी जगह मिल रही। लेस टाइम फॉर नेचुरल रेजिस्ट्रेशन, क्वालिटी ऑफ पैचर्स डिक्लाइन एंड अंडरफेड कैटल डाइट। अब देखो इतनी सी जगह में कितना वो भूख तो उसकी उसी लिमिट में थी ना जितनी वो पहले खाते थे, मगर अब क्या हो रहा है कि उनको इतनी सी जगह मिल रही है, थोड़ा कम खाना मिल रहा है, जहां इतनी बड़ी प्लेट मिला करती थी खाने की, अब इतनी सी प्लेट मिल रही, तो वो कम खाना खा पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन के कारण वो मरते चले जा रहे हैं, कैटल मरते चले जा रहे हैं, ना तो उनके पास जमीन बच रही, ना उनके पास कैटल बच रहा। तो ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है देखो उन्हें, जो अफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ को। क्वालिटी ऑफ पैस्चर्स डिक्लाइन हो गई जगह, तो क्या हो गया, अंडर फेड जो कैटल है वो मरते चले जा रहे थे। ये भी एक लिमिट तक ही तो कैटल सोचे कि भाई एक इतनी सी जगह में आप चल रहे हो, अगली बार आ रहे हो, फिर और कम घास मिल रही, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर और कम घास मिल रही, कितना कम खाएगा वो भी, वही बात है। हाउ पेस्चरिस्ट कॉप विद दीज चेंजेस। अब जब ये सब चीजें जो चेंजेस हुई, अब इसे कॉप अप भी करना पड़ेगा, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, रहना है यहाँ पे, सर्वाइव करना है। तो क्या किया उन्होंने, रिड्यूस नंबर ऑफ कैटल। खिला नहीं पा रहे हैं या 4 बच्चे नहीं पाल रहे तो क्या करेंगे, एक ही बच्चा रखेंगे, तो वही है, जहाँ इतने 50 कैटल रख रहे थे अब 10 या 15 ही कैटल रख रहे हैं, जगह भी नहीं है, दुनिया भर का आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आपको उस लैंड पे चराने का भी टैक्स देना पड़ रहा है, आप जो एनिमल रख रहे हो, नंबर ऑफ एनिमल रख रहे हो, उसका भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम वो जो है जिसपे टैक्स लग रहा है उन चीजों को हम कम करते चले जाए, वही इन्होंने किया। रिड्यूस नंबर ऑफ कैटल, डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर्स। देखो ग्राउंड, अब क्या किया, अब यहां जाते थे कैसे तैसे किसी और जगह पे घूमते घामते कि कहीं और कुछ नया मिल जाए, कैटल भी को भी कम कर दिया, मूवमेंट जहां हर साल जा रहे हो उस जगह ना जाके हम कहीं और जाते हैं, वहां पे थोड़ा शायद अच्छा आपको ग्रास मिल जाएगी, प्लांट्स मिल जाएगी, कैटल्स के लिए खाने का सामान मिल जाएगा। आफ्टर 1947 में देखो 80 से प्रॉब्लम में होते उन्होंने 47 में, जैसे राइकाज था, उन्होंने राइकाज ने क्या किया, कहाँ जाते थे वो, सिंध की तरफ जाके थे, पाकिस्तान वाले एरिया, और जो अब हो गया ना वो पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो गया, पहले वो एक ही एरिया हुआ करता, तो सिंध की तरफ जाते थे, अब वहां जाना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया हरियाणा की तरफ। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे वो लोग अपना जो वो टाइम है अब कॉप अप भी करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं जो चल रहा है मरते भी रहेंगे कैटल और ये टैक्स भी भरते जाएंगे और उस जगह को खाने को भी नहीं मिल रहा, कैसे तैसे सर्वाइव तो करना है। सर्वाइव करने के लिए 1947 में राइका स्टॉप्ड गोइंग टू सिंध, दे हैव माइग्रेटेड टू हरियाणा, दे हैव स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स हरियाणा।
क्या हुआ, रिचर पेस्टरलिस्ट सेटल डाउन, बिगिन बाइंग लैंड। अब कोई तो सॉल्यूशन वो लोग निकालना ही पड़ेगा ना उनको। अब उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा अच्छी इनकम हो गई थी, जिन्होंने अच्छा अर्न कर लिया था, उन्होंने क्या किया, लैंड खरीदने लग गए। वो जो जगह जमीन थी जिसपे वो टैक्स भी दे रहे थे, जहाँ कैटल रख भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन ये निकाला कि चलो हम उस लैंड को, उस एरिया को ही खरीद लेते हैं। तो उस लैंड को किसी को कुछ खरीद भी लिया, वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया। भाई एग्रीकल्चर करने के लिए तो वो लोग फोर्स ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया, वहां एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया उस जगह पे। सेटल्ड एज पीजेंट्स, अदर टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करना ना, ये सब व्यापार करना, बिजनेस करना, वो सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। टैक्स तो वहां भी था, मगर एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि उन्हें कैटल सरवाइव खुद को करना है, खुद की फैमिली को, उन कैटल्स पे भी इतना ध्यान देना, फिर उनको खाने पे भी ध्यान देना, उनके टैक्स भी देना, उस चीज से तो बच रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ट्रेडिंग करना, ट्रेड करना, बिजनेस में जाना, ये सब चीजें उन्होंने, अब ये सॉल्यूशंस हैं जो वो लोग निकाले हैं। उन लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। सम बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, अब सरवाइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स देने के लिए कि कोई ने अपने मनी लेंडर्स से कुछ पैसे उधार ले लिए, ये धीरे धीरे हम उन्हें पे कर देंगे, एक बार तो टैक्स देने के लिए, जीने के लिए थोड़ा पैसा उधार ले लेना चाहिए। लॉस्ट कैटल्स एंड शिप एंड बिकम वर्कर्स, देखो धीरे धीरे कैटल वगैरह तो उनके जाती जा रही थी, कुछ मर रही थी, कुछ वो खुद कम कर रहे थे, और एक टाइम पे आप उनको ध्यान नहीं रखते हो तो उनको ब्रीडिंग भी कम हो जाती, टाइम के गैप आने लग जाता, तो कैटल्स वैसे ही उनके जो है वो कम नंबर्स में कम होने लग जाती है। तो जब वो लॉस कर रहे थे, उनको नहीं, वो मर भी रही थी ना, तो वो ब्रीड करवा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, कैटल और शिप को जब वो नहीं उनके पास बची तो वो वर्कर बन गए। वर्कर किसी भी चीज का हो सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, जैसे हमने पढ़ा ना, माइग्रेट आप अर्बन एरिया से रूरल, रूरल से अर्बन एरिया में क्यों आते हो, कुछ काम ढूंढने के लिए, तो वही माइग्रेट करने लग गए, एक से दूसरी जगह पे काम ढूंढने के लिए जाने लगे। फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है इन कॉलोनियल का या पेस्टरलिस्ट का, और इनका जो कंक्लूजन है फाइनल क्या निकला, ये निकलता है, तो पेस्टरलिस्ट एक्सपेंडेड ओवर रीसेंट डेकेड्स। कुछ लोग जो है रिसर्चर्स, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि इन सब रीजंस के कारण वो बिल्कुल ही जैसे डायनासोर होता ना खत्म ही हो गया, दिखना ही बंद हो गया, ऐसा नहीं। अभी भी बहुत सारे एरिया है जहां पे उनके जो नंबर्स हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, एकदम खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी हैं कहीं पे जगह पे, कैसे भी एडजस्ट करके इन लोगों ने अभी भी ये सरवाइव कर रहे हैं। क्यों, बेसिकली क्या होता है, माउंटेन वाला जो एरिया, हिली एरिया में ना, ये बेस्ट उनका काम है। जो इनका पेस्टरलिस्ट का है वो एरिया उसी लिए बना है, और कोई काम आप जल्दी से कर नहीं सकते, वहां कोई फैक्ट्री डाल के वर्कर काम तो करने जाएगा नहीं उन पहाड़ों पे, तो ये जो काम है वो बेस्ट होता है। तो ऐसी जगह पे अभी भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और अच्छी पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं। चेंज देयर मूवमेंट, अडेप्टेड टू मॉडर्न वर्ल्ड, अपना मूवमेंट चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जहां पे ज्यादा लग रहा है टैक्स लग रहा है या वहां पे कम उनको लैंड एरिया मिल रहा है, तो उन्होंने कहीं और मूव करने लगा कि उनका डायरेक्शन बदल गया। अडेप्टेड टू मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग वो भी जीने लगे। मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट माउंटेन रीजन्स फॉर पेस्टरलिस्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो कई जो इकोलॉजिस्ट थे, माउंटेन देखो MOUN होगा यहाँ पे, माउंटेन, तो माउंटेन वाला एरिया जो है, इकोलॉजिस्ट सोच रहे हैं कि माउंटेन वाला जो रेंज है, जो एरिया है, वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट होता है। किस फॉर्म के जॉब के लिए, कौन से काम के लिए, पेस्टरलिस्ट की इज मोस्ट वेबल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऐसे ही लोग वहां ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। भाई एक वहां पे आप कोई रेस्टोरेंट ओपन कर दोगे तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वहां पे लोग नहीं जाएंगे इतना खाना खाने जितना उन लोगों को इन सब चीजों की, जो वहां जो लोग रह रहे हैं उनको क्या दूध दही छाछ, ये जो माउंटेन एरिया में तो वूल की जरूरत होगी तो शिप वो प्रोवाइड कर रही है, डेजर्ट एरिया में तो कैमल की जरूरत होगी तो कैमल वो प्रोवाइड कर रहा है, कैमल का दूध भी ये लोग यूज में ले लेते हैं। तो भाई ये रिसोर्सेज चाहिए ना, कोई रेस्टोरेंट ओपन करके वो तो नहीं चाहेगा कि उस रेस्टोरेंट में जाए। जो वहां के लोग हैं, जो आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें वो यही होती है। तो अभी भी ऐसा नहीं है पूरी तरह से खत्म हो गए, स्टिल दे आर इन आवर कंट्री, लाइक पेस्टरलिस्ट एक्सपेंडेड ओवर रीसेंट डेकेड्स। अभी भी क्या हो रहा है रीसेंट डेकेड्स में, अभी भी इन्हीं सालों में, डेकेड्स मतलब 10 साल की बात है, तो इन टाइम में वो ग्रो ही हुआ, उनका पॉपुलेशन कम नहीं हुआ है।
ठीक है, तो फाइनली ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है मैं वो लेके आऊंगी, ये 5 है, अब 4 डिस्क्राइब कर दूंगी आपको। थैंक यू।